रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस, राइट? Then research and development is also one of the requirement. Quality and QC. थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री से बनवाते हैं, राइट, उसको हम थर्ड पार्टी इन जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। तो वो वहां से बनवाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी कंपनी एंड मार्केटिंग एंड सप्लाइड बाय द अनदर कंपनी। सो ये आप जरूर देखा करें कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया है और किस का ये सप्लाइड है। एंड एसोसिएट, एसोसिएट वर्ड एक बड़ा कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में कि कोई भी इंडस्ट्री के साथ जो भी फार्मा और कोई भी हो सकता है, एफएमसीजी भी हो सकती हैं, आजकल ऑटो इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ही करवाते हैं ज्यादातर। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आज की डेट में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या सपोर्ट लेते हैं। सो ये सब बिजनेस और भी हो सकता है, कोई एक दो डिपार्टमेंट और हो, इन सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ईएचएस का प्रोफेशनल है वहां पे, वो ईएचएस प्रोफेशनल जो है वो सपोर्ट करता है इन सभी डिपार्टमेंट में रिगार्डिंग नॉट ओनली द डे टू डे एक्टिविटीज, रिगार्डिंग टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंट ईएचएस रेगुलेशंस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल, ये नया रेगुलेशन है। ये नया रेगुलेशन कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सर्टेनली ईएचएस प्रोफेशनल को लीड लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, बट कई बार लीगल एंड अदर डिपार्टमेंट भी उसको सपोर्ट करते हैं। बट ये जो रेगुलेशन है या बाकी जो रेगुलेशंस हैं, जब तक कि बाकी डिपार्टमेंट इसमें काम नहीं करेंगे, दे आर नॉट work and support to you as a EHS professional, you could not complete the that task or that regulation. So what it means, as a EHS professional, you have to be very much understandable about the other department activities and process. You have to be very close association and working with the other departments, and you have to be very good administrative skill to handle the other departments. अगर वो आप नहीं कर सकते हैं, you could not have a success for a long. So please be cautious for that. Now we will learn about the EHS management pillars. What are the key pillars to handle the एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट? और ये जो भी पिलर्स हमने डिजाइन किए हैं, ये कहीं पे भी आर्टिकुलेटेड नहीं है, इन जनरल based on the experience, based on the other industry EHS professionals, and how to run a show as a EHS in any industry. This is what the so first pillar is any of industry with respect to the EHS is different types of the audits, different types of the management audits, customer audits, anything which is comes under the preview of the audits will come under the one pillar, which is a management audit pillar. Nomenclature you can take, हाँ बिल्कुल, ISO, ये सब जितने भी हैं ये सब इसी के अंदर ही आएंगे, और कोई भी आ सकता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको कंटिन्यूअस एम्प्लॉइज को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग देने पड़ते हैं। EMS इज पार्ट ऑफ द ISO 9000 14000, सो वो वहीं पे रहेगा। वेरी गुड। सो ट्रेनिंग इज द अनदर पिलर जिसपे आपको सबसे ज्यादा काम करना। सो पहला पिलर जिसपे EHS प्रोफेशनल्स को काम करना चाहिए, आना चाहिए, that is management audits, means how to handle the different audits as a customer audit, as a ISO audit, as a EMS audit or any other audit. आजकल sustainability में बहुत सारे compliance audit रहते हैं, तो वो सब, so you have to be very perfect to conduct an audit, to handle the auditors and to provide the necessary documents while you are facing any audit. So वो आपके पास स्किल होनी चाहिए। दूसरा पिलर है ट्रेनिंग। सो यू हैव टू बी कीप इवॉल्विंग द एम्प्लॉइज इन बाय कंडक्टिंग द डिफरेंट ट्रेनिंग्स। एंड ट्रेनिंग्स जब भी आइडेंटिफाई होती है, सो वो होती है नीड, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन से। एंड ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन आता है
इंडस्ट्रियल हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन से। तो पहले आप हैजार्ड आइडेंटिफाई करेंगे। हैजार्ड कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? AIA एंड हीरा से। आस्पेक्ट इम्पैक्ट से करेंगे या हीरा से करेंगे। सो वहां से ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होगा। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन से यू विल प्लान अ ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द हैजार्ड्स इवॉल्व टू द रेस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। अब इसमें ऐसे कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ऑपरेशन है, हमने सारे डिपार्टमेंट देखे, तो एक ट्रेनिंग जो फाइनेंस के लोगों को आप देंगे वो ट्रेनिंग ऑपरेशंस के लोगों को हो सकता ना देना पड़े। सो जब भी आप ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यू हैव टू बी सी टू whom you are going to give the training। तो वो होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी की ट्रेनिंग आप फाइनेंस वाले को भी दे रहे हैं, उतना नहीं देंगे, उसको थोड़ा कम देंगे, बट ऑपरेशन में जो है, जो मशीन पे काम कर रहा है, उसको आप एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देंगे। सो दैट इज व्हाट द ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। थर्ड इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट। जितना भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, दैट रेगुलेशंस नीड्स टू बी identified first, needs to be assessed by you, needs to be updated by you, and then implementation। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आपके पास आती हैं और होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो कि ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी हुई हो और उसके प्रोसेस से लिंक हो। काम करते हुए कोई भी इस तरीके का हैजार्ड से कांटेक्ट होना किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो सब हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सिस्टम्स पूरा का पूरा इसी पे ही डिजाइन है। एंड देन लास्ट इज सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसको हम 3M या 3P सेफ्टी भी बोलते हैं। तो ये 5 पिलर्स हैं जिसपे एक EHS प्रोफेशनल्स को काम करना चाहिए, और वो करते भी हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। कोई सजेशन यहाँ पे? एनी इनपुट, एनी सजेशन? So when you continuously working on 5 pillars of the management things, so you have to be connect those 5 pillars with the company's EHS policy and company objectives। उससे आपको correlate करना है। Then you have to be develop your monitoring sheet। इन सब चीजों को आप monitor करना है, तो you have to be have one monitoring sheet, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। And then you have to be further connect to your कंपनी फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल गोल्स। कैसे? कि एक कंपनी ने कोई गोल लिया कि हमको इतना वाटर कंजर्वेशन करना है, इतना एनर्जी कंजर्वेशन करना है, इतना वेस्ट मैनेजमेंट करना, तो ये सब आपके सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो कि GRI प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग या BRSR प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम जो है लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको अल्टीमेटली achieve करना। So final target for any of the organization, for any of the institution is to achieve their sustainable goals, and sustainable goals is required to become a sustainable organization। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, बिल्कुल फर्स्ट एंटरप्रेन्योर रहता है उसका, उसको चलाता है, उसको रन करता है, एंड आप देखते हैं कि सेकंड जनरेशन तक आते आते वो जो है बंद हो जाती है या स्विच ऑफ हो जाती है। या मनीष? सर 3M सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है? हाँ, मैं अभी उसको बताऊंगा, जस्ट आप उसको रुके, मैं बताता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स एंड इमीडिएटली शट आफ्टर ए फ्यू इयर्स। क्यों होता है ऐसा? एनी रीजन? आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने फेस भी किया होगा, हमने भी अपने कैरियर में फेस किया ये चैलेंज, कि हम काम कर रहे थे, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर थे, सडनली इंडस्ट्री ठीक हो गई और बंद हो गई। क्यों होता है ऐसा? सर इंक्रीज ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो नहीं करे होंगे। ओके, हमको सस्टेन करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो होने चाहिए सर, उन्होंने वो स्टेप्स मिस कर दिए सस्टेन करने के वेरी लिए। गुड। सर they are not in line with the statutory norms। Could be, could be। So no support from local, maybe local organizations। yes, associates, local associates, yes। So these could be the probable reasons for any of the industry, and finally इंडस्ट्री बंद हो जाती है। बट साथ में ही एक दूसरी इंडस्ट्री भी है जो कि पिछले 150 साल से चल रही है। हम कई बार एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, 150 साल से चल रही है। जी जो है वो
200 साल से चल रही है, कारगिल इंडिया जो है वो 150 साल से चल रही है, ठीक है, टाटा मोटर्स जो है वो इतने 100 साल से ऊपर से चल रही है। वे क्यों चल रही है? चैलेंजेस तो उनके पास भी होंगे, यही सब जो आपने पॉइंट्स बताए ये सब उनको भी फेस करने पड़ते होंगे, बट वो तो बंद नहीं होते। तो नाउ यू जस्ट आंसर एंड कोरिलेट why industry shut because of the said points, and another industry which is a reputed one, because it's running since long, so it's a reputed one, but it is not shut and it is continuously growing. What are the reason behind that? Anyone? Continue. After achieving a particular target, they do a assessment, business assessment, to check that what steps, what errors they have do in the past, and what correction they can do for the future, so that they can grow better and better. Right. अब इसको आप कोरिलेट करें सस्टेनेबिलिटी से। मैं आपको वहां पे लेके जाना चाहता हूँ, जो लास्ट में है ना सस्टेनेबिलिटी गोल्स, उससे कोरिलेट करें। So reducing their waste at the source has an, if even if they are producing a lot, for example, if they're producing maybe if they have an impact on the water or anything, they have to come up with a idea of how to Solution. reuse it. Correct. So I think the purpose of this discussion, which I made, you got that point. Point is ultimately to set up industry to whom? For the well-being. हर एक आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इंडस्ट्री लगती है या एक सिस्टम लगता है। बट जब हम एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे रिसोर्स यूज करते हैं, लाइक नेचर से हम बहुत सारे रिसोर्स लेते हैं, एंड ये रिसोर्स जो है जनरली 3 कैटेगरीज में हम आइडेंटिफाई करते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। कोई भी आप एमिशन करेंगे वो एयर में जाएगा, राइट। देन कोई भी वाटर एमिशन करेंगे वो आपका लैंड पे जाएगा, एंड तीसरा जो है कोई भी आप पोल्यूशन करेंगे तो वो जो है सिस्टम में जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि आप जो भी नेचर से ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, अगर उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी आउट। चाहे वो एसोसिएट के साथ इश्यूज हैं, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल के साथ इश्यूज हैं, या आपने जो है एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर लिया उस किसी रिसोर्स का और उसको पूरा कंपनसेट नहीं किया। सो उसका एग्जाम्पल जैसे पेपर मिल इंडस्ट्रीज है, तो दे आर कल्टिवेटिंग लॉट ऑफ ट्रीज, बट पैरेलली दे आर उसको लगाते भी हैं ट्रीज को, सो वो बैलेंस रहे। तो दिस इज व्हाट द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मीन्स क्या है कि हर एक एस्पेक्ट को, हर एक जो भी हमारे कनेक्टिंग रिसोर्स हैं उसको बैलेंस करना। अगर एक चीज को आप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, लेते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री जो काफी दिन से चल रही है, पिछले 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से, उनका पर्पस क्या है चलने का कि दे आर वेरी मच कॉशियस फॉर नेक्स्ट 30 years इन एडवांस कि उनको अगले 30 साल में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, उसको वो पहले से प्लान करते हैं, पहले से उसको टेक केयर करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आइदर दे चेंज देयर प्रोसेस और आइदर दे शट दैट प्रोसेस इन एडवांस। तो पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। When I was in Dabur, we were manufacturing lot of herbal products, Ayurvedic products, and out of that, few of the products continuously being used in many Ayurvedic medicines. Suddenly, we face particular one type of the Ayurvedic species supply जो है वो उसकी restrict होने लगी धीरे-धीरे. Then we identified the reason is because of the weather conditions, because of the not proper incentives given to that farmer in the Himalayan region, वो सप्लाई बंद हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि हमने एक एक्सट्रैक्शन तो किया सिस्टम में से, बट उसको टेक केयर नहीं किया. सो व्हाट वी डिड, वी start supplying, supporting, promoting to that farmers, to that cultivators in different means, so that there is no loss in the supply. So आपको वहां पे पीछे जाके उस पे काम करना पड़ेगा. ठीक है. So this is what the sustainability. इसीलिए जितने भी GRI प्रिंसिपल्स हैं, 17 प्रिंसिपल्स हैं, उसका पर्पज ही यही है बनाने का कि you have to be not only produce the product, you have to be conserve, you have to be protect our natural resources, our human beings, our associates, जो आसपास के लोग रहते हैं. इसीलिए CSR की एक्टिविटी आती है. When you will take care all your surroundings, all your associates, you could be a sustainable organization. So purpose ही उसका यही है. So that's why and EHS professionals का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है. So you have to be prepare. अब ऐसो कोई भी पॉलिसी बनती है तो आप पॉलिसी जब आप देखते हैं एज ए सैंपल ये पॉलिसी है, तो व्हाट इज रिटन ओवर हियर, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल विल बी रेस्पॉन्सिबल. जो भी मैनेजमेंट है बिजनेस का वो रेस्पॉन्सिबल है एंड अकाउंटेबल भी है, विल हेल्ड अकाउंटेबल इन टू implement all the industrial safety and health compliances. Also, you have to be work on the 3R principles: reuse, reduce, and recycle principles, right? And you have to be do a continual improvement. आप उसको continuous जो है उसको improvement भी करेंगे चीजों का. ऐसा नहीं कि खाली extraction ही करते रहेंगे या accident हो रहे हैं तो accident ही होते रहेंगे. आप उस पर काम भी करना पड़ेगा, तभी आप एक sustainable organization हो सकते हैं. Now coming to the back to the question, सेफ्टी ड्राइविंग फिलोसफी. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हम एनवायरमेंट को समझते हैं तो एनवायरमेंट की एक्टिविटीज हमें पता है, बट इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो कि अभी सेकंड सेशन में मिस्टर अनुराग आपको बताएंगे कि व्हाट इज द सेफ्टी फिलोसफी इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आई विल टच फ्यू ऑफ द थिंग्स. सो जो अभी 3M और के बाद पूछा था, these are the concept in any of the industry how they can be safe, right? So अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में 3P या 3M, P मतलब प्लांट, पीपल एंड प्रोडक्शन. अगर आप अपने प्लांट को, प्लांट मतलब जो मशीनरीज हैं उसको, अपने एम्प्लॉइज को पीपल एंड अपने ऑपरेशंस को सेफ कर लेते हैं, ठीक है, उस पे काम कर लेते हैं, उसकी सेफ्टी कर लेते हैं, सो आप जो है एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं. सो 3P और 3M. 3M मीन्स मैन, मटेरियल एंड मशीन. ह्यूमन बींग्स, आपके ऑपरेटिंग टूल्स एंड आपका जो भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स. अगर इफ यू जस्ट कंजर्व, इफ यू जस्ट सेव guard all those 3 elements in any of the plant, you can reach up to the industrial safety. And this process took almost 3 years to establish the goals, right? So it's a very slow process, slow journey, but very important for any of the industry. Clear है? So this is a monitoring sheet जो भी मैंने आपको बताया था. अगर ये पिछली स्लाइड पर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था EHS monitoring sheet, right? So this monitoring sheet, how you can develop for your industry, for your plant, for your routine monitoring. And this monitoring sheet we personally develop. ये कहीं से copy paste नहीं है. I personally evolved and developed. The purpose of this monitoring sheet is to have a fair idea where you are in terms of the leading and lagging indicators. यहाँ पे हम leading and lagging indicators को भी discuss करेंगे. What are those, and how you have to be differentiate this monitoring sheet into the 5 pillars of the management principles of the environment, health and safety management, and how you can refer with a reference document, how you can schedule your monitoring systems, and how you can convert into the monitoring
नंबर्स कि आप उसको कहीं कोरिलेट करेंगे, सो आप देखेंगे कि हर एक एक्टिविटी को you can convert into the numerical form as a monitoring, and then last you can correlate with your last 2 years progress, as well as you can convert your progress into the targets, see how much you can reduce as well. So this is what the monitoring sheet differentiated into the 5 pillars, very important. We'll share these presentations to you as well, so that you can further rephrase, reform as per your requirement. So first pillar was management audit. So all the audits, whichever so you are conducting in any your organization, you can nomenclature as per your requirement. We did this one, but it may vary as per your requirement. But in general, these are the basic मैनेजमेंट ऑडिट्स विच वी, सो जो भी मैनेजमेंट ऑडिट्स आप करेंगे, से डेली ईएचएस वायलेशन कंप्लायंस, जो भी आपको वायलेशंस मिलती हैं प्लांट राउंड पे, आपने वो मॉनिटर किया, मॉनिटर करके उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उसका प्रोग्रेस मॉनिटर किया, एंड उसको फिर एक परसेंटाइल में आपने कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो आपके 100 पॉइंट्स थे, 70 आपने पूरे कर दिए, तो आपका जो है 30% जो है वो यस इट कुड बी एनर्जी एज वेल। सो 30% आपका जो है प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो आपका कंप्लायंस कितना हुआ, 70%। सो आप अपना परसेंटेल कंप्लायंस यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके लिए आप अलग से अदर शीट्स बना सकते हैं। सो एवरी section is having their independent sheet which you can refer over here, and why it is so leading indicator। बड़ा सिंपल है, लीडिंग एंड लैगिंग को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना। जिस भी एक्टिविटी को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, राइट, यू कांट करेक्ट, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर। and any activity which you can correct and which is only for the correction is the leading indicator। so जितने भी एक्टिविटी हैं, ये सब हम ठीक कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, चीजों को हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो करेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोज कम्स अंडर द लैगिंग इंडिकेटर्स, राइट। जैसे रॉ वाटर कंजप्शन है, आपने पानी को ले लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, अब आप उसको वापस नहीं डाल सकते, उसको वापस नहीं ठीक कर सकते, आपने कंज्यूम कर दिया, दैट्स व्हाई इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। बट if your effluent is being generated is a lagging indicator, but if you have recycled and reused, तो जितना भी पानी आपने रीयूज किया, रिसाइकिल किया, विच बिकम्स लीडिंग इंडिकेटर। तो जो भी चीज आप ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ए लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर सॉरी, एंड जो आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर। आई थिंक इट इज क्लियर, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। यस सर, परफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ईटीपी प्लान प्रोसेस, आएगा ईटीपी पे बात करते हैं। ईटीपी, यस, ईटीपी प्लान प्रोसेस, करेक्ट, वेरी गुड। So you have to be differentiate your activity into the leading and lagging indicator. These are the some tentative things. इस तरीके से आप अपना एक समराइज शीट बनाएं। Being a EHS मैनेजर, आज आप नहीं है, अगले 5 साल में मैनेजर बनेंगे जब भी, सो आपके पास एक ऐसी समरी शीट होनी चाहिए टेबल पे, जहां पे आप अपने प्लांट को, अपने प्रोसेस को, अपनी एक्टिविटीज को एक जगह पे समराइज कर सकें। सर, एनी हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट एसओपी अवेलेबल? Yes, there is a many SOPs are available, but try to make yourself। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप जो कॉपी पेस्ट करें, आप गूगल करें, you will get lot of information, you can get the lot of formats for any of the SOP of your organization, and then try to convert your own SOPs। जब आप उसको बनाते हैं तो you will learn lot of things। तो ये जो एक कॉपी पेस्ट वाला जो प्रोसेस है ना, इसको आपको छोड़ना चाहिए, एंड यू हैव टू बी डेवलप अ हैबिट टू वर्क ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब अपने से उसको काम करने की आदत डालिए। बाकी अवेलेबल है, वी कैन शेयर टू यू। देन सेकंड पार्ट वाज EHS ट्रेनिंग। सो यू हैव टू बी फाइंड आउट द EHS ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशंस, कितना ट्रेनिंग देना है, कितने आदमियों को देना है, कितने पर पर्सन को ट्रेनिंग देना है।
मतलब यू कैन सी वी ट्राई टू फाइंड आउट हर एक आदमी को किस सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग मिलेगी, कितनी ट्रेनिंग मिलेगी, कितने घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी पूरे साल में, इस लेवल तक हम मॉनिटरिंग करते हैं. That is very important. So you have a training calendar, you have a target as a total and per person as well. So तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी. So वो एक टारगेट होना चाहिए कि 2 घंटा पर पर्सन पर मंथ मुझको ट्रेनिंग देनी है. अब उसमें क्या क्या देना है, इट कैन बी फर्दर री आइडेंटिफाइड और री रिक्वायर्ड. क्लियर है? Then third pillar is environment management. So all the environment related controls should be here in terms of the lagging or leading. Lagging means जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं. लीडिंग जिसको आप ठीक कर रहे हैं या कर सकते हैं. What should be the minimum hour EHS training in yearly any standard? कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसके लिए. It is organization requirement. बट मिनिमम एक आदमी को एक साल में, मतलब हर महीने 1 घंटे का ट्रेनिंग तो मिलना चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. तो इन जनरल वी जनरली रिकमेंड 12 मैन आवर्स पर ईयर. 12 घंटे एक साल में हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. इतना कम से कम करना चाहिए, बट करते नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इतना होना चाहिए. सो कमिंग बैक टू द एनवायरमेंट मैनेजमेंट. Environment management में you have to be identify different heads, subheads, but these are the standard heads which generally applicable across the industries. तो raw water आप consume कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए. आपको effluent generate कर रहे हैं, अगर आप raw water consume करेंगे तो effluent generate करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए कितना हो रहा है, कितना आपने रीयूज किया, कितना रिसाइकिल किया, कितना रिड्यूस किया, वो आपको पता होना चाहिए. देन हैजार्डस वेस्ट का जनरेशन और उसका डिस्पोजर. सॉलिड वेस्ट में ऑल टाइप ऑफ द वेस्ट विल कम, वेदर इट्स ए प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, राइट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, टायर वेस्ट, जितने भी टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे. आई थिंक लास्ट सेशन जो है वेस्ट मैनेजमेंट पे ही है, तो वो जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा. So that waste management should be with you. Then कितना आपने एनर्जी कंज्यूम किया, whether it's a green energy, whether it's a supplied energy, thermal energy, वो सब मॉनिटरिंग करना है आपको. Then different emissions in terms of the GHG protocol, CO2 है, SOx है, ओजोन डिप्लीशन है, और कोई और टारगेट आपको लगता है. तो ये सब चीजें जो है आपको मॉनिटर करना है, इंडिकेटर उसका आइडेंटिफाई करना है, उसका यूनिट आइडेंटिफाई करना है, उसका टारगेट आइडेंटिफाई करना है, उसका फिर मॉनिटरिंग करना है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी have the data of your environment management protocols, right? Any question at this stage? No. Okay. Then you have to be work on the fourth element of the management tool, which is occupational health or health management system. So you have to be identify the health metrics first. कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हैजार्ड आइडेंटिफाइड है, उसमें ऑक्यूपेशनल हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का अलग से एक मैट्रिक्स होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. देन उसका फिर जो है हमें प्रोटोकॉल्स बनाना है, ऑडिट करना है, प्लस all the employees needs to be checked based on the hazard identified with their health aspects as well, right? अगर कोई ड्राइवर है तो उसके लिए अलग हेल्थ चेकअप्स हैं. अगर कोई जो है प्रोसेस में किसी मशीन पे काम कर रहा है तो उसके लिए अलग है. लाइक पावर कोटिंग एरिया PET टेस्ट कुड बी, यस इट कुड बी, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द हैजार्ड एसोसिएटेड देयर, and that test needs to be done accordingly. ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड आपने अप्लाई कर दिया, राइट? सो हैजार्ड एंड हेल्थ चेकअप ये दोनों कोरिलेट करते हैं आपस में. अगर बिना हेल्थ हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन के आप हेल्थ चेकअप कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, राइट? देन लास्ट इज सेफ्टी मैनेजमेंट. सेफ्टी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब लैगिंग इंडिकेटर हो सकते हैं, बिकॉज आप कभी भी किसी भी अनसेफ
एक्ट को या कंडीशन को या एक्सीडेंट को वापस ठीक नहीं कर सकते, राइट? सो it is always lagging indicator, but the only one point which is near miss captured. कोई बता सकता है what is near miss? Sir, a near miss is an incident which could have led to a danger, but it did not occur at that time. Very good, perfectly fine. So कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि लीड कर सकता था किसी बड़े एक्सीडेंट को, मतलब आप चल रहे थे, आप पानी पड़ा हुआ था या ऑयल पड़ा हुआ था, आप स्किड हुए, बट आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, आप गिरे नहीं। सो बट गिर सकते थे, गिरने की पॉसिबिलिटीज थी, या आप उसको ऑयल को देख के साइड से निकल गए, आप स्किड भी नहीं हुए। तो दिस इज व्हाट द नियर मिस, राइट? कोई टूल आपके सामने गिर गया ऊपर से, बट आप बच गए, सो दैट कुड बी आल्सो नियर मिस। सो एक्सीडेंट का ना होना या बाल बाल बचना, हिंदी में बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, बाल बाल बचना, दैट इज नियर मिस। ठीक है, तो इसका भी पूरा एक्टिविटीज डिटेल में समझाएंगे मिस्टर अनुराग इन द नेक्स्ट सेशन, तो वो जरूर समझिएगा। देन फर्स्ट एड, ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये सब चीजें जो है आ जाएंगे। व्हाट शुड बी मिनिमम नियर मिस कैप्चर टारगेट मंथ बाई, इसको आप उल्टा कर दीजिए राजीव, हाउ मैनी नियर मिस यू कैन कैप्चर। मिनिमम तो कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम कितना कैप्चर कर सकते हैं, तो उसकी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकता कभी भी कोई भी, बट यस every employee has to be identify the near miss and then report. It could be 1, it could be 100, but जितना ज्यादा near miss होंगे organization उतना ही safe होगा। So that's why it comes under the leading indicator, because it is meant to correct the things, राइट? सो ये एक सेफ्टी मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट एड, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। RWC रेस्ट्रिक्टेड टू वर्क केस या मेडिकल ट्रीटमेंट केस, MTC, उसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। लॉस टाइम एक्सीडेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं। कोई परमानेंट या फैटल एक्सीडेंट होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फायर है, डेंजरस अकरेंस है। डेंजरस अकरेंस मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी एक्टिविटी में कवर नहीं होती है, मीन्स जैसे कोई वाटर टैंक है वो कोलैप्स हो गया, तो उस टाइम पे हमको जो है उसको मॉनिटर करना, तो उसको मॉनिटर करने के लिए वी हैव टू बी कैटेगराइज समवेयर, तो दैट कैटेगराइजेशन इज अंडर द डेंजरस अकरेंस। So this is what I'm audible? Yes, sir. Perfect, because my one of the Bluetooth discharge. Then fire incident, dangerous occurrence. Dangerous occurrence आप लोगों ने सेफ्टी के जो भी प्रोफेशनल्स हैं, I don't know how many of you are monitoring dangerous occurrence. अब जैसे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक को कहाँ पे रखेंगे आप? तो इट कैन बी कवर अंडर द डेंजरस अकरेंस। ऐसी एक्टिविटी जो आप कहीं पे भी कवर नहीं कर सकते हैं, कोई स्पिलेज हो गया तो उसको कहाँ पे रखेंगे, वो किसी भी एक्टिविटी में नहीं आता है। देन यू हैव टू बी फर्दर क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ द ऑल इंजरी रेट और फ्रीक्वेंसी रेट और सीवियरिटी रेट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई एंड पुट इट ओवर। सो दिस इज अ one pager EHS management monitoring sheet having the 5 elements of the EHS pillar। यहाँ पे आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेना है, कुछ पूछना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक it is eye opener as well for the EHS professionals, how they can manage their daily show into one document or one pager document. Yes, any input, any question, any discussion at this stage? Session is open for. Right, so there is no question. Can we go for the environment legislation?
Sir, can we get a 2 minutes break? Perfect. 2 minutes break लेते हैं, sir. बिल्कुल. We'll meet at 1. 5-minute break. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.